जय हिंद शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हमारी डीएलएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही थी जिसमें कि हम पढ़ रहे थे हमारे विषय समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध के बारे में। हमारी पहली इकाई की जो है एक वीडियो हमारी हो चुकी है। आज की इस दूसरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मानव समाज में शिक्षा की प्रकृति के बारे में। मानव समाज में शिक्षा की प्रकृति मतलब जो शिक्षा की प्रकृति है वो मानव समाज में किस प्रकार से है और मानव समाज में जो शिक्षा है वो किस प्रकार की प्रकृति रखती है, क्या नेचर है एजुकेशन का, उसके बारे में आज हम बात करेंगे हमारे आज के इस वीडियो में। हमारी शिक्षा की जो पहली प्रकृति है वो ये है कि जो शिक्षा है वो एक शो उद्देश्य और चेतन प्रक्रिया है। शो उद्देश्य का मतलब होता है उद्देश्य जिसका स्पष्ट हो, एक उद्देश्य के साथ एक प्रक्रिया है। मतलब शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको देने का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट है। एजुकेशन प्रोवाइड करने के जो एम्स हैं वो क्लियर एम्स हमारे पास है। और चेतन प्रक्रिया है मतलब कॉन्शियस प्रोसेस है। मतलब जो शिक्षा है उसको जानते हुए लिया जाता है और जानते हुए दिया जाता है। मतलब ये कि जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो भी जानता है कि वो शिक्षा क्यों ले रहा है, उसके पास शिक्षा ग्रहण करने का जो है एक स्पष्ट उद्देश्य होता है। और शिक्षा प्रदान करने वाले व्यक्ति भी जानता है कि वो शिक्षा क्यों प्रदान कर रहा है और कैसे प्रदान कर रहा है। इस बारे में जो है वो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने वाला भी और शिक्षा जो है देने वाला भी, दोनों व्यक्ति चेतन अवस्था में होते हैं और चेतन होते हैं अपनी शिक्षा ग्रहण करने और शिक्षा प्रदान करने के प्रति। और व्यक्ति के पास में शिक्षा प्रदान करने का भी एक स्पष्ट उद्देश्य होता है। शिक्षा लेने और शिक्षा देने दोनों के पास, शिक्षा लेने वाले व्यक्ति और शिक्षा देने वाले व्यक्ति दोनों के पास जो है स्पष्ट उद्देश्य होता है शिक्षा का। और शिक्षा को वो लोग जानते हुए जो है देते हैं और ग्रहण करते हैं कि शिक्षा क्यों दी जा रही है। तो यही इसकी पहली प्रकृति है कि शिक्षा निरुद्देश्य और अचेतन प्रक्रिया न होकर के सो उद्देश्य और चेतन प्रक्रिया है। इसके बाद जो शिक्षा की दूसरी प्रकृति है कि अंतः शक्तियों का सर्वांगीण विकास। जब हमने जो है विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के हिसाब से जब हमने शिक्षा की बात की थी तो शिक्षा ऐसी पद्धति थी या शिक्षा वो माध्यम था जिससे अंतः शक्तियों का विकास होता है। लेकिन शिक्षा की प्रकृति ही है कि शिक्षा से मनुष्य की अंतः शक्तियों का केवल विकास मात्र ही नहीं होता बल्कि उसका सर्वांगीण विकास भी जो है शिक्षा के माध्यम से ही होता है। किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास जो है और अंतः शक्तियों का बहुत ही अच्छे से समुचित विकास जो है हर परिपेक्ष्य में होना केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। तो शिक्षा की प्रकृति में ये चीज शामिल है कि जिस व्यक्ति का विकास होगा उसका विकास सर्वांगीण होगा, केवल एक ही परिपेक्ष्य में या किसी एक ही विकास के आयाम का जो है विकास नहीं होगा। मनुष्य की जो अंतः शक्तियां उनका सर्वांगीण विकास जो है ये शिक्षा की दूसरी प्रकृति है। इसके बाद शिक्षा की तीसरी प्रकृति आती है विकास की प्रक्रिया। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव का विकास होता है। शिक्षा जो है वो विकास की एक प्रक्रिया होती है और यह प्रक्रिया जो है मानव के जीवन पर्यंत चलती है। जब से मानव जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु तक जो है मानव में विकास की प्रक्रिया चलती रहती है और वो शिक्षा ग्रहण करता रहता है। हम ये कभी कभी मान लेते हैं कि विद्यालयी शिक्षा या महाविद्यालयी शिक्षा के बाद जो है शिक्षा का अंत हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनौपचारिक रूप से जो है मानव सीखता रहता है और जो विद्यालयी शिक्षा या कहीं पर भी जो है शिक्षा का अंत केवल मानव की मृत्यु के बाद ही संभव है, क्योंकि मानव जो है अपनी लाइफ टाइम जो है उसमें सीखता रहता है। इसके बाद शिक्षा की हमारी चौथी प्रकृति आती है प्रगतिशील परिवर्तन। भाई जब शिक्षा ग्रहण की जाती है या जब शिक्षा कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो प्रगति की ओर होता है। मतलब ये कि अगर कोई किसी व्यक्ति ने शिक्षा ग्रहण किया है तो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा वो सकारात्मक दिशा की ओर होगा, उसकी प्रगति की ओर होगा। मतलब ये कि अगर व्यक्ति ने शिक्षा ग्रहण किया है तो नकारात्मक दिशा में उसका जो है परिवर्तन उसके व्यवहार में हो, ऐसा संभव ही नहीं है। व्यक्ति का जो परिवर्तन है वो प्रगति की ओर होता है, उसके विकास की ओर होता है अगर उसको शिक्षा प्रदान की जाती है। तो और ये चीज जो है शिक्षा की प्रकृति में शामिल है कि शिक्षा
प्राप्त करने से, शिक्षा को प्रदान करने से जो परिवर्तन मानव समाज में और व्यक्ति में आता है वो परिवर्तन प्रगतिशील होते हैं। इसके बाद इसकी अगली जो प्रकृति है वो है शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। मतलब ये कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो लोगों के द्वारा संपन्न होती है। मतलब ये कि अगर व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करनी है तो शिक्षा देने वाले की आवश्यकता है, और अगर शिक्षा देनी है तो शिक्षा ग्रहण करने वाले की आवश्यकता है। मतलब ये कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है और इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों जो है परस्पर सहयोग प्रदान करते हैं, तब जाकर के जो है शिक्षा का उद्देश्य और शिक्षा प्राप्त करने और प्रदान करने का जो है एक उद्देश्य पूर्ण हो पाता है, और सफल शिक्षा भी उसी माध्यम में दी जाती है। अगर शिक्षक सक्रिय नहीं है तो भी सार्थक अधिगम नहीं हो सकता है, और अगर विद्यार्थी सक्रिय नहीं है तो भी जो है सार्थक शिक्षा प्रदान करना असंभव है। तो जब शिक्षा दी जाती है तब जो है शिक्षक और विद्यार्थी दोनों परस्पर सक्रिय रहते हैं और समान रूप से सक्रिय रहते हैं। इसी में हमारे एक वैज्ञानिक एडसम आते हैं, और एडसम कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी द्विमुखी प्रक्रिया है या ऐसी द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के विकास के लिए जो है प्रयास करता है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विकास के लिए प्रयास करता है। इसके बाद इसकी तीसरी प्रकृति आती है त्रिध्रुवी प्रक्रिया। तो जॉन डीवी और अनेक ऐसे शिक्षा शास्त्री हुए हैं जिन्होंने जो है शिक्षा की प्रकृति को द्विध्रुवी न मान करके त्रिध्रुवी माना है। इनका कहना है कि केवल शिक्षक और विद्यार्थी के द्वारा ही सार्थक शिक्षा नहीं दी जाती है, सार्थक शिक्षा देने के लिए पाठ्यक्रम की भी आवश्यकता होती है। तो इन्होंने कहा कि शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम ये तीनों मिलकर के जो है सार्थक शिक्षा जो है प्रदान करना और ग्रहण करना, इस बात को संपन्न करते हैं कि शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम ये तीनों मिलकर के जो है शिक्षा की सार्थकता को बनाए रखते हैं, और शिक्षा की सार्थकता जो है इसी से सिद्ध होती है। भाई एक शिक्षक जो पढ़ाएगा तो क्या पढ़ाना है ये चीज जब तक है एक समन्वय तरीके से सुव्यवस्थित नहीं होगी तब तक जो है शिक्षा प्रदान करने में अव्यवस्था होगी, और अव्यवस्थित तरीके से जो है शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो अव्यवस्थित तरीके से जब शिक्षा प्रदान की जाएगी तो वो उसमें सार्थकता नहीं होगी। तो इसीलिए जॉन डीवी और अनेक शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि जो शिक्षा है वो त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। इसमें जो है शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद जो अगला हमारा इसमें प्रकृति है वो है कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। भाई शिक्षा जो है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। हमने पिछले पॉइंट में भी देखा था कि व्यक्ति जो है अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है, तो इसी में भी यही बात फिर से रिपीट हुई है कि शिक्षा आजीवन प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। हमने शिक्षा की प्रकृति के बारे में जो है अच्छे से पढ़ लिया है। आइए अब देखते हैं कि मानव समाज में शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व क्या है। शिक्षा की जो है क्या आवश्यकता है मानव समाज में और क्या महत्व है एक मानव समाज में, हमारा जो उन्नत समाज है उसके लिए शिक्षा की क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है। इसमें जो सबसे पहली बात हमको दी गई है वो है व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए। तो मानसिक विकास का जो संबंध है वो सीधा सीधा संबंध है मनुष्य के दिमाग का विकास, उसमें जो शक्तियां हैं उनका विकास, मतलब वो शक्तियां जो उसके मानस पटल पर विद्यमान है पहले से। तो मानसिक विकास के लिए जो है शिक्षा अति आवश्यक है। जैसे जैसे व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता चला जाता है वैसे वैसे उसका जो है मानसिक विकास होता है और साथ में बौद्धिक विकास भी साथ साथ होता चला जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति जब शिक्षा ग्रहण करता है तो उसका मानसिक विकास होता है और एक विकसित मानसिकता का व्यक्ति उन्नत समाज के लिए बहुत आवश्यक होता है। अगर समाज में रहने वाले व्यक्तियों की मानसिकता अच्छी होगी, उनका विकास अच्छे से हुआ होगा मानसिक विकास, तो उस समाज को जो है उन्नतशील बनने से कोई नहीं रोक सकता, उस समाज की उन्नति जो है सुनिश्चित होती है। तो आइए अब देखते हैं कि इसका जो है दूसरी हमको क्या इसकी आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है शारीरिक विकास के लिए। अभी हमने बात की मानसिक विकास की, तो मानसिक विकास के लिए तो आवश्यक है ही, साथ में जो है शारीरिक विकास के लिए भी शिक्षा अति आवश्यक है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है और अच्छे विचार जो है स्वस्थ शरीर में ही आते हैं। कोई व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से विकलांग है, शारीरिक रूप से जो है वो स्वस्थ नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि उसका मानसिक विकास अच्छे से होगा या उसमें जो है सकारात्मक गुणों का विकास उसमें हो पाएगा। तो शारीरिक विकास के लिए भी शिक्षा अति आवश्यक है, क्योंकि एक जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसको अच्छे से पता है कि कौन सी चीजें जो है उसके शारीरिक विकास में सहायक होंगी, कौन सी चीजें बाधक होगी। तो उन सभी का ध्यान रखते हुए जो है व्यक्ति अपना विकास करता है, जब वह शिक्षित होता है। तो शिक्षा मानव के शारीरिक विकास के लिए भी अति आवश्यक होती है। इसके बाद में है कि चारित्रिक विकास। तो जो
चरित्र होता है, चरित्र में उसकी सारी बातें आ जाती है कि व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे रहता है, ओवरऑल जो चीजें हैं वो व्यक्ति के चरित्र में आ जाती है। तो जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, उस शिक्षा प्राप्त कर लेता है, तो व्यक्ति के जीवन में उसके चरित्र में जो है अभूतपूर्व परिवर्तन आते हैं और ये परिवर्तन सकारात्मक होते हैं और उसका चारित्रिक विकास जो है शिक्षा की मदद से बहुत ही अच्छे से हो जाता है। हम जानते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति जो है उसके चलने में, बोलने में एक अशिक्षित व्यक्ति से काफी फर्क होता है। तो शिक्षा जो है वो व्यक्ति के चारित्रिक विकास में बहुत सहायक होती है, क्योंकि शिक्षा से ही व्यक्ति में नैतिक, अनैतिक, उचित, अनुचित में भेद करने की और सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। अब इसमें जो दिया है संवेगों के सकारात्मक विकास के लिए, हम जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ संवेग होते हैं और ये जो संवेग होते हैं यही मानव को मानव बनाने का काम करते हैं। यदि मानव में संवेग ना हो, उसमें भावनाएं ना हो, तो वो मशीन बन जाते हैं। हमको पता है कि काम तो मशीनें भी करती हैं, लेकिन मशीनों में संवेग नहीं होते हैं। इंसानों में संवेग होते हैं और मानवों में जो संवेग होते हैं उन्हीं के वशीभूत होकर के जो है कोई भी व्यक्ति कार्य करता है। तो संवेगों के सकारात्मक विकास में और सकारात्मक दिशा में उनके प्रयोग में जो है शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो अपने संवेगों को जो है अपने नियंत्रण में रखेगा और उसके अनुसार कार्य करेगा। संवेगों के वशीभूत होकर के तो कार्य करेगा, लेकिन सकारात्मक दिशा में कार्य करेगा। अगर संवेग नकारात्मक दिशा में है तो उनको व्यक्ति को नियंत्रित करने की जो क्षमता है वो व्यक्ति में शिक्षा के माध्यम से आती है। इसके बाद हमको दिया है राष्ट्रीय विकास में सहायक। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय विकास में जो है शिक्षा का अति महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जब तक व्यक्तियों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं आएगी, छुआछूत, अक्षमता जैसे रूढ़िवादी जो सोच होती है, इन सोच को जब तक व्यक्ति पीछे नहीं छोड़ेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है कि उसमें उस राष्ट्र के जो नागरिक है, वहाँ के समाज में जो व्यक्ति रहते हैं, उनमें एकता का भाव हो, उनमें जो है राष्ट्रीयता की भावना हो, देशभक्ति की भावना हो। तो इन सभी भावनाओं का जो विकास है वो शिक्षा के माध्यम से बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे से किया जा सकता है। और इन भावनाओं के जो विकास है इसमें जो है शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम जानते हैं कि सांप्रदायिकता, धर्म, जाति, लिंग भेद, रंग, वर्ण, इन सभी के आधार पर जब किसी राष्ट्र में भेदभाव होता है तो उसमें राष्ट्रीयता की जो है भावना विकसित नहीं हो पाती है। और ये सभी भावनाओं से जो है दूर हटने का और व्यक्तियों को इस भावनाओं से हटाने का जो एक तरीका है और ये जो माध्यम है वो शिक्षा है। तो शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति जो है राष्ट्रीय विकास होता है। तो इस प्रकार से जो है शिक्षा राष्ट्रीय विकास में भी सहायक होती है। इसके बाद दिया है सामाजिकता के विकास के लिए। हम जानते हैं कि जो मानव है वो समाज में रहता है, तो मानव में अगर शिक्षित होगा तो वो शिक्षित लोगों के बीच में उठना बैठना होगा, तो उसका जो सामाजिक विकास है वो एक अच्छे उन्नत समाज की तरफ होगा। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वो एक संकुचित समाज में रहेगा, जहाँ पर जो है उसी के स्तर के व्यक्ति होंगे, उससे बड़े व्यक्ति जो हैं, चाहे वो शिक्षा में कहें या धन में कहें या फिर विचारों में कहें, उन व्यक्तियों के साथ मिलना जुलना जो है व्यक्ति का नहीं हो पाएगा। तो सामाजिकता का जो विकास है इससे शिक्षा से होता है, क्योंकि जो व्यक्ति है भाई, जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो उसका दायरा जो है बढ़ता चला जाता है। जैसे बालक पहले स्कूल जाता है तो स्कूल में उसका सामाजिक विकास होता है। अगर बालक ने स्कूल से ही शिक्षा छोड़ दिया है तो उसका सामाजिक विकास जो है विद्यालय तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी विद्यालयी शिक्षा लेने के बाद महाविद्यालय जाता है तो महाविद्यालय का जो समाज होता है या महाविद्यालय में जो पर्यावरण होता है वहां पर भी जो है उसकी सामाजिकता का विकास होता है, सामाजिक विकास उस ढंग से होने लगता है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे व्यक्ति जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए अलग अलग वातावरण में जाता है, अलग अलग समाज के बीच में जाता है, तो उस प्रकार से उसकी सामाजिकता में अंतर आता है और उसकी सामाजिकता का जो है विकास होता चला जाता है शिक्षा के माध्यम से। इसके बाद लास्ट दिया है अंधविश्वासों को खत्म करने के लिए। तो हम जानते हैं कि अनेक रूढ़िवादी ऐसी परंपराएं हमारे समाज में बनी हुई है और आज भी ये परंपराएं हमारे समाज में व्याप्त है। और कई सारे अंधविश्वास ऐसे बने हुए हैं कि जिनसे जो है छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से जो है इनका समूल जो है उन्मूलन किया जा सकता है और बहुत ही आसानी से जो है इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो अंधविश्वासों को समूल नष्ट करने के लिए और खत्म करने के लिए जो है शिक्षा की अति आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हमारा समाज अंधविश्वासों के घेरे में घिरा रहेगा तब तक जो है समाज का विकास होना बहुत मुश्किल है, असंभव सा लगता है। लेकिन जब समाज शिक्षित होगा, व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वो अंधविश्वास
अंधविश्वासों के प्रति जो है जागरूक होंगे और देखेंगे कि जो बातें वो मान रहे हैं वो सही है या गलत है। तो जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसमें क्षमता होती है प्रश्न करने की, सवाल उठाने की। तो जो सवाल उठाने की क्षमता है वो व्यक्ति में शिक्षा के माध्यम से आती है। तो जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर लेगा तो अंधविश्वासों को खत्म करने में जो है इसमें कहीं ना कहीं हमको मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से जो है समाज में केवल इतनी ही आवश्यकताएं और इतना ही महत्व नहीं है। शिक्षा के महत्व को जो है गिनवाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कुछ महत्व है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, और अगर हम नैतिकता देखें या मौलिकता में अगर है तो एक शिक्षक के तौर पे हमें इन चीजों का जो है नॉलेज होना चाहिए, इन बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये इसकी आवश्यकता और महत्व थी। आइए अब देखते हैं कि शिक्षा के माध्यम से जो है समाज के लिए क्या क्या कार्य किए जाते हैं। मानव समाज के लिए शिक्षा के क्या कार्य हैं। तो इसमें पहला कार्य दिया है समाज से संबंधित जो कार्य है वो शिक्षा के द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये आती है कि समाज में रहने वाले जो व्यक्ति है उन व्यक्तियों को उनके साहित्य से संबंधित जो ज्ञान है, उनके इतिहास से संबंधित ज्ञान है, वो जो है शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होता है। क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो किताबों को पढ़ता है, और किताबों के माध्यम से ही जो है पूर्वजों के बारे में जानकारी या पूर्व समाज की जो जानकारी है वो व्यक्ति किताबों के माध्यम से ही ले पाता है। दूसरी बात ये कि समाज का विकास कैसे हो, उन्नतशील समाज कैसे बनेगा, इस बारे में भी जो जानकारियां हैं या जो बातें हैं, कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं, या उन्नत समाज का निर्माण कैसे होगा, इस बारे में भी जो है व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से ही सीख पाता है। क्योंकि जब व्यक्ति विद्यालय में जाता है या शिक्षा ग्रहण करता है तब जो है उसमें वहां पर बात की जाती है शिक्षा के विकास की, उन्नतशील समाज का निर्माण कैसे किया जाए, समाज को शिक्षित कैसे बनाया जाए, और समाज जो है विकास कैसे करेगा, इस बारे में भी जो बात है वो शिक्षा के द्वारा ही की जाती है या शिक्षा के माध्यम से ही हो पाती है। दूसरा ये कि सामाजिक नियमों के बारे में जो जानकारी है, ये सामाजिक नियमों का ज्ञान है, वो भी व्यक्ति को जो है शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होता है। उसके बाद दूसरा जो कार्य है वो है व्यक्ति संबंधित कार्य, मतलब पर्सनल व्यक्तिगत जो काम है वो भी शिक्षा के माध्यम से संपन्न होते हैं। भी पहली बात तो ये कि शिक्षा से मानव का जो है व्यक्तित्व विकास होता है, मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, और व्यक्ति के विकास के जो सारे आयाम हैं वो शिक्षा के माध्यम से विकसित हो पाते हैं। उसके बाद में बात आती है व्यक्ति के विकास की। तो व्यक्ति के विकास में भी जो है शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि शिक्षा, जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो उच्च पदों पर चले जाता है, और शिक्षा जब नौकरी सब मिल जाती है, शिक्षा के माध्यम से ही जो है इन सब चीजों को हासिल कर पाना संभव हो पाता है। इसीलिए जो है शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि व्यक्ति को समाज में एक अच्छा स्थान दिलाना, व्यक्ति का विकास करना भी जो है वो भी एक शिक्षा का कार्य होता है। तीसरा दिया है वातावरण संबंधी कार्य। तो वातावरण के अनुसार अनुकूलन जो है व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से सीखता है, या शिक्षा जो है व्यक्ति को अनुकूलन कैसे किया जाए इस बारे में सिखाने का कार्य करती है। दूसरा कि वातावरण को तो हम नियंत्रित कर नहीं सकते, लेकिन स्वयं को वातावरण के अनुसार और वातावरण के साथ समन्वय कैसे बिठाना है, कैसे जो है विपरीत परिस्थितियों में भी हमको जीवित रहना है और अच्छे से अपना जीवन यापन करना है, उस बात को बारे में भी जो शिक्षा देने का कार्य है वो शिक्षा के माध्यम से ही होता है, या उस बात को सिखाने का जो कार्य है वो शिक्षा के माध्यम से ही किया जाता है। इसके बाद दिया है राष्ट्र संबंधी कार्य। हमने अभी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व में देखा कि राष्ट्र के विकास के लिए और राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए जो है वो शिक्षा कितनी आवश्यक है। तो व्यक्तियों में जो है सामाजिक एकता, भाईचारा और राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए जो है शिक्षा आवश्यक है। तो राष्ट्रीयता का विकास करना भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो शिक्षा के केवल इतने ही कार्य नहीं है, अनेक कार्य भी होते हैं। तो सारे कार्यों को बता पाना जो है संभव नहीं होता है। साथियों, ये था हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें कि हमने बहुत सारी बातें जो है शिक्षा के बारे में जानी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है या फिर आप कुछ बताना चाहते हैं तो वो सब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।